बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ और कुछ ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम हथियार डालने की जो तकरीब थी ढाका में, उसका कुछ मंज़र आपको बताएंगे कि उस वक्त मंज़र क्या था और फ़ौज का मुरैल क्या था जब उन्होंने हथियार डाले। इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो खबर ये है कि इमरान खान और पीटीआई वो एक पेज पर नहीं है। यानी जो बाहर पार्टी है, जो अब असम्बली के रुकन बन चुके हैं, जो सेनेटर बन चुके हैं, उनमें और इमरान खान में इख्तलाफ है। और आखिरी खबर ये कि शहबाज शरीफ जो है वो सचमुच अपने आप को वज़ीर आज़म समझने लग गए थे, तो रात को उनको फिर उनकी औकात याद दिला दी गई है कि जो हम कहेंगे वो ही होगा। बस आप इतना शुक्र करें कि आपको फॉर्म 47 की मदद से हमने यहाँ पे बिठा दिया है और आप प्रोटोकॉल एंजॉय करें। वज़ीर आज़म हाउस की बिजली और तेल और सारा कुछ हराम का यूज़ करें, क्योंकि फॉर्म 47 के हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। रात को जियो न्यूज़ ने अपनी जो है वो नशरियात रोक के, बल्कि तकरीबन सारे टीवी चैनल्स ने वो ये खबर चलाई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हदायत की है कि 15 रुपए वो फ़ी लीटर पेट्रोल जो है कम कर दिया जाए। बड़ी इस पे जो हम ख्याल थे, जो भाड़े के टट्टू थे, उन्होंने घुंघरू बांध लिए और उन्होंने नाच नाच के कईयों ने घुंघरू तोड़ भी दिए। लेकिन जब बात ऊपर पहुंची और जब बात औरंगज़ेब साहब तक पहुंची, जो वज़ीर ख़जाना है, जो इंपोर्ट किए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म कौन होता है, ये कौन है। तो उन्होंने तकरीबन 4.5 रुपए फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल वो सस्ता किया। हालांकि 150 पे महंगा था। जब खान साहब गए थे तो बैनुल-अक़वामी मंडी में जो इस वक्त तेल की चल रही है इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन वो 150 वाला पेट्रोल महंगा था, उसमें से बू आती थी, वो ज़ख्मों को ठीक भी नहीं करता था, ख़ासकर खारिश के लिए वो ठीक नहीं था वो इमरान खान वाला पेट्रोल। अब ये लोग 270 वाला खारिश पे लगाते हैं ना, तो खारिश ठीक हो जाती है। तो बहरहाल रात को आईना दिखाया गया है मिस्टर पालशी को, मिस्टर चेरी ब्लॉसम को, कि आप अपनी औकात में रहें और आप फॉर्म 47 के मुताबिक हमने आपको आगे रखा हुआ है। तुमने अपने आप को जो है वो सचमुच वज़ीर आज़म समझ लिया है कि तुम 15 रुपए और जो है ना वो 10 रुपए कम किए जा रहे हो। आपको पता है फिर इसका नाम वैसे तो शोबाज नहीं है। बहरहाल रात को उसको अपनी असल औकात का पता चल होगा। लेकिन इन बातों का जो ताल्लुक है ना वो होता है शर्म से, गैरत से, हया से, कि एक आपका महतैत, एक आपका सबॉर्डिनेट वो आपके अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दे। लेकिन जब ये जो है वो एक बंदे की नौकरी हो गई तो बहुत सारा जेवर जो है वो चोरी हो गया। तो तादियत करने वालों ने कहा कि चलें जी जेवर तो फिर बन जाएगा, जो है इज्जत बच गई है। तो वो साहिब मकान ने कहा था कि इज्जत बेच बेच के तो जेवर खरीदा था। तो ये वो लोग हैं जो इज्जत बेच बेच के वज़ीर आज़म बने और जो अपनी शर्म हया, जो अपनी रूहों को शैतान के पास गिरवी रख चुके हैं अपनी ख्वाहिशात और अपने इक़्तिदार के लिए। तो बहरहाल उनको रात को आईना दिखाया गया है। इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ ना इख्तलाफात की, वो ये कि इमरान खान हर किसी को पीटीआई में वो इमरान खान समझते हैं। मैंने कल परसों भी जिक्र किया था कि अब अक्सरियत जो है वो वकला की है और एक अबूरी चेयरमैन भी वकील हैं। असल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी थी ना, आपने उर्दू का एक मुहावरा सुना होगा कि आँख ओझल पहाड़ ओझल। इमरान खान को अवाम से दूर रखने का मतलब ये था कि ना इमरान खान नज़र आएगा, ना इमरान खान की आवाज़ सुनाई देगी, तो लोग जो है वो भूल भाल जाएंगे। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, अवाम भूल भाल गए। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जहन में भी ये था। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह इमरान खान की क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, जिस तरह लोग उनसे जो है वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, साल से ज़्यादा होने को है जेल मैनुअल के मुताबिक, क्योंकि दिन और रात कंसिडर होता है, तो उनको साल से भी ज़्यादा हो गया है, फिर भी वो अवाम के दरमियान है।
اور عوام ان کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عوام ان کے لیے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی جو ہے وہ کمزوری ہے قیادت کی۔ یعنی اسلم اقبال کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ کے پی کے میں ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور وہ صرف کھانے کے لیے اور پینے کے لیے اندر سے کنڈی کھولتے ہیں۔ ان کو کھانا دے دیا جائے، پھر وہ کنڈی بند کر دیتے ہیں، پھر کھانا کھا کے برتن واپس کر دیں، پھر کنڈی لگا لیتے ہیں۔ تو پھر آپ لوگ سیاست میں آئے کیوں؟ پھر آپ لوگوں نے ایم پی ایز کا الیکشن کیوں لڑا؟ پھر آپ لوگوں نے ووٹ کیوں لیے؟ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ امید کیوں دکھائی اور لوگوں کے ساتھ وعدے کیوں کیے؟ بہرحال عمران خان نے کا مسئلہ اس وقت بنا جب انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہ حمود الرحمان کمیشن والی رپورٹ جاری کی، چھوٹی سی ویڈیو بھی تھی، تو اس پہ جو ہے باہر آ کر بیرسٹر گور تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ لیکن جب کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں عمران خان کی طرف سے کافی ڈانٹ پلائی گئی، ان کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر آپ لوگ اس موقف پر سٹینڈ نہیں کرتے تو پھر بے شک آپ پارٹی چھوڑ دیں اور آپ پارٹی میں نہ رہیں۔ پھر رات کو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور انہوں نے یعنی بادل نخواستہ عمران خان کے پوائنٹ آف ویو کو اپنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ ٹھیک ہے، اور حمود الرحمان کمیشن پر جو ہے وہ بریفنگ ہونی چاہیے، لوگوں کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اصل میں پی ٹی آئی کی قیادت سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف پھر خوفناک کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی، اور جو لوگ جیل سے باہر ہیں وہ بھی جیلوں میں چلے جائیں گے۔ تو عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ وہ ایم این ایز بن چکے ہیں، وہ سینیٹرز بن چکے ہیں، اس کے علاوہ ان کے قد کاٹ میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ وکیل جن کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، میں تو بہت سارے وکیلوں کا، کیونکہ اللہ معاف کرے کبھی واسطے نہیں پڑا ان سے، میں نے تو ان کے نام بھی جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے سنے، پی ٹی آئی کی وجہ سے سنے، تو اب ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہو گیا، ان کے پاس کیسز بھی بہت آئیں گے، وہ مشہور بھی بہت ہو گئے ہیں۔ لیکن عمران خان اور لائن لیے ہوئے ہیں، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ اور لائن لیے ہوئے ہے، وہ ڈرتے ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ کسی کے ساتھ بات کر چکے ہیں، اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کی جو لائن ہے، عمران خان کی لائن وہ بہت زیادہ وہ ہارڈ ہے، وہ ہارڈ لائن لیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسد طور نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ صابر شاکر نے بھی کی ہے کہ جو انفارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے، انفارمیشن کمانڈرز میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہو کہ سارے کور کمانڈر ہوتے ہیں، سارے لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، سارے میجر جنرلز ہوتے ہیں، اور اہم پوزیشنوں پر تعینات بریگیڈیئرز ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ جو باتیں ہوئی ہیں تو وہ یہی باتیں ہوئی ہیں کہ جی وہ عمران خان نے حمود الرحمان کمیشن کو چھیڑ کے اور بات کر کے بڑا یہ کیا ہے اور بڑا وہ کیا ہے، اور پیغام یہ گیا ہے، یعنی واقفان حال بتا رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں وہ عمران خان کو وہ یعنی پی ٹی آئی بھول جائے کہ وہ سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان بھی بھول جائیں کہ کبھی وہ اقتدار میں آئیں گے، کیونکہ اب راولپنڈی سمجھتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ جو 78 سال سے راولپنڈی بلا شرکت غیر مختلف شکلوں میں راج کر رہا تھا، کہ اگر عمران خان کو موقع ملتا ہے تو اب نہ صرف وہ حکومت لیں گے بلکہ وہ اقتدار بھی لیں گے، اور تمام نظام پر راولپنڈی کی جو گرپ ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ نہیں کہ کوئی وطن کے لیے یا کوئی عمران خان وطن کے لیے خطرناک ہیں یا لوگوں کے لیے خطرناک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں جو ہے پرسنل سکور سیٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ پرسنل جو ہے نا وہ مفادات ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سر ونسٹن چرچل نے کہا تھا وی ہیو نو پرماننٹ فرینڈز، وی ہیو پرماننٹ انٹرسٹس، کہ ہمارے دوست نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہیں نا وہ ہم چین کو کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی اور جو ہے نا وہ شہد سے میٹھی اور پتنی سمندر تو ڈونگی، یہ ساریاں گلاں اور ڈھکوزلے، لوگوں کو بے وقوف بنانا۔ تو آپ کو پتہ ہے ادھر لوگوں کو جو ہے نا وہ روڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے ایک بندر والا یا ایک تیل بیچنے والا، وہاں پہ آپ دائرہ دیکھیں نا
آپ یعنی آپ کو لگے گا کہ اندر جو ہے نا وہ معاذ اللہ امام ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں یا کوئی بہت بڑا عالم جو ہے وہ درس دے رہا ہے. وہاں اندر جا کے دیکھیں تو کوئی دانت صاف کرنے کی دوائی بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی سانڈے کا تیل بیچ رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ آپ سرکل دیکھیں نا تو ان کو پتہ ہے بھائی انہوں کو بے وقوف بڑھاونا وہ کیرا جڑا ہے نا جی وہ مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہی کون انہوں کو کتنے عرصے نہ بے وقوف بنائی کھلے ہیں انہوں کو. یعنی صرف آپ حمود الرحمان کو چھوڑیں, صرف یہ بات کوئی بتا دے کہ ایوب خان کس قانون کے تحت صدر بنے, 10 سال تک رہے, اس کے بعد یحییٰ خان کس قانون کے تحت صدر بنے, اور اس کے علاوہ مشرف صاحب کس قانون کے تحت صدر بنے, ضیاء صاحب کس قانون کے تحت صدر بنے, بچوں پر کوئی. یعنی اگر وہ سدیاں کرے ہوں تو وہ یاریاں ٹوٹنیاں کہ عمران خان نے ٹویٹر ہینڈل سے اتنی ساری ٹویٹ کر دی ہے تو قیامت آ گئی ہے. یعنی یہ ابھی میں آپ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی وہ تقریب جو ہے نا رکھوں گا, یعنی بریگیڈیئر صدیق صالح کی, تو آپ خود دیکھ لیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے لوگ یہ کہتے ہیں 93,000 فوجی نہیں تھے, ہم کہتے ہیں بالکل نہیں تھے, فوجی مائنڈ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں 50,000 بھی نہیں تھے, ہم کہتے ہیں 20,000 بھی نہیں تھے, ہم کہتے ہیں 15,000 تھے ٹوٹل. وہ تامل ٹائیگرز نے کتنے سال سری لنکا کا جو ہے نا وہ جینا حرام کیے رکھا. ویتنام میں 10 سال ویتنامی امریکہ کے ساتھ سرنگوں میں جنگ لڑتے رہے. افغانیوں نے کیا کیا, پہلے رشیا کے ساتھ کیا کیا, پھر اس کے بعد امریکہ کے ساتھ کیا کیا. آپ ابھی چلے جائیں غزہ میں حماس نے کتنے 70 سال ہو گئے ہیں, 2 سال 3 سال وہ مار کھا کے بیٹھ جاتے ہیں, 2-3 سال بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں 15,000, یہ فوجی مائنڈ کرتے ہیں کہ جی 93,000 نہیں تھے. ہم نہیں کہہ رہے 93,000 تھے, یہ میں آپ کے اپنے بریگیڈیئر کی جو ہے نا وہ کتاب سے آپ کو بتاؤں گا جو اس وقت میجر تھے اور DGISPR تھے. ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں 15,000 تھے. 15,000 جو ہے نا وہ جنگ, جبکہ کہتے ہیں 2 ہفتے کا ایمونیشن تھا, 2 ہفتے جنگ مزید لڑی جا سکتی تھی, اور گھمسان کی لڑائی بھارتی فوج سے ہوتی. میں مشرقی پاکستان کی بات لوگوں کی نہیں کر رہا, بھارتی فوج کے ساتھ گھمسان کی لڑائی ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے بین الاقوامی فورم اس میں نہ آتے, اس میں اقوام متحدہ نہ آتا, اس میں امریکہ نہ آتا. لیکن صرف 13 دن کے اندر جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے. اور جب یاد کریں کہ جی بندہ غلطیوں سے سیکھتا ہے, پہلے بھی اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ پہلے بھی جو آرمی تھی ایوب خان سے یاد کریں نا 58, یحییٰ خان تک 71 سال نکالیں, فوج اپنا کام کر ہی نہیں رہی تھی. فوج ایک کام کر رہی تھی اور وہ کر رہی تھی سیاست. فوج وزیر بنا رہی تھی, مشیر بنا رہی تھی, گورنر لگا رہی تھی, مشرقی پاکستان میں گورنر ہٹا رہی تھی, ادھر لاڑکانہ پلان بن رہے تھے, ادھر شکار ہو رہے تھے. 500 عورتوں کا نام, 500 حمود الرحمان کمیشن میں 500 عورتوں کا نام ہے جو مختلف وقت میں وہ کنجر خانہ جس کو بنا دیا تھا یحییٰ خان نے وہاں پہ آتی تھی. تو اس میں کیا برائی ہے کہ یہی غلطیاں سیکھ کے اور غلطیوں کو دیکھ کے وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں. جب جاپان نے وہ پرل ہاربر پہ حملہ کیا اور پھر امریکہ نے جواب میں اگست میں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرائے, جاپان نے ہاتھ کڑے کر دیے. اور کیا کہا تھا وزیر اعظم نے, جاپان کے وزیر اعظم نے, کہ ہتھیار رکھ دو, ہتھیار اور اوزار اٹھا لو, انسٹرومنٹس, اب ہم اس سے دنیا فتح کریں گے. نہیں کی فتح جاپان نے دنیا, کسی دکان پہ چلے جائیں بغیر آنکھیں بند کیا آپ میڈ ان جاپان خریدیں گے. تو قوم اسی طرح ہوتی ہے نا, انہیں سمجھ آ گئی جنگ ان کے بس کا روگ نہیں ہے, لہذا بس نہ انہوں نے بعد میں فوج نہ اسلحہ نہ, یہ میں نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ فوج نہ ہو اسلحہ نہ ہو, یہ بہت ضروری ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے تو بہت ضروری ہے, اپنے گھوڑے تیار رکھنے چاہیے. لیکن ماضی کو دیکھ کے کہ خدا نہ خواستہ ہم پھر تو نہیں غلطیاں دہرا رہے, ہم پھر تو وہی کام نہیں کر رہے جو ایوب سے لے کر یحییٰ تک ہوتا رہا, اور وہاں احساس محرومی پیدا ہوتا رہا. اور لوگ جو ہے وہ بار بار کہتے کہ جی یہاں پہ, بلکہ انڈینز نے کہا کہ ہم نے اتنی دھوتیاں نہیں بدلی جتنی انہوں نے حکومتیں بدل دی ہیں. تو آپ ہی اپنی اس پہ نظر ثانی کریں. ٹھیک ہے آپ PTI کو بین کر دیں, آپ عمران خان کو کبھی جو ہے نا وہ وزیر اعظم نہ بننے دیں, ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اگر اپنی اداؤں پہ غور کر لیں کہ یہ ٹویٹ بہت بڑا جرم ہے, مان لیا,
8 फरवरी को छोटा जुर्म था? कौम ने किसको वोट दिए, निकले किसके, फॉर्म 47 कहां से आ गया? सर फिर सारियां गल्लां करो ना सर जी, सारियां गल्लां करो ना, फिर मिठा मिठा हप हप ते कड़वा कड़वा थू थू इन्हें तो न करो ना। सारी बेइज्जती हो गई, कौम ने कोई इज्जत को नहीं, कौम ने कोई बेइज्जती को नहीं, क्यों ना वोट काहे को पाए और निकले किथों? 2/3 अक्सरियत रात को 12 बजे तक कौन ले रहा था? ते सारे सिर ते मुसल्लत कौन है जिनकी शक्लें लोग नहीं देखना चाहते थे? अगर लोग इनकी शक्लें देखना चाहते तो 8 फरवरी का इनका तो वाज़े निशान था, वो हरामखोर शेर जो शेरनी के माल पे पलता है, तो वो शेर वादे था, लोगों ने थूके नहीं उस पे, लोगों ने चिमटा ढूंढा, ढोल ढूंढा, चैनक ढूंढी, जूते ढूंढे, घड़ियाल ढूंढा, मीनार ढूंढा, लोगों ने तो ढूंढ ढूंढ के वहां पे मोहरें लगाई। तो कौम की कोई इज्जत नहीं है सर, कौम बेइज्जते, कौम जाए खड्डे में, कौम जाए भाड़ में। इदारे कौमों से होती हैं कि कौमें इदारों से होती हैं? यानी ये कौम ही ना हो, खुदा न खातिर फिर कह रहे इदारे। बहरहाल ये चल रहा है जी, उन्होंने क्रॉस लगा दिया है। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया है कि कल भी एक लाइन बताई थी कि अच्छे दिल वाले ना वो अक्ल वालों से हार जाते हैं, लेकिन जो अक्ल वाले हैं ना वो नसीब वालों से हार जाते हैं। और ये भी आपको कई दफ़ा बताया है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उसकी जो तदबीर है ना, जो तदबीर, वो तमाम तदबीरों की इमाम है। 70,000 बच्चा बनी इसराइल का फिरौन ने पेट चाक करके मार दिया, और जिस बच्चे को मारना था ना, वो बच्चा अपने सहन में शहजादा प्रिंस मोजेस, वो शहजादा बन के खा पी रहा था, जिसको असल मारना था। ये होता है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये होता है। तो जिसको मारना था वो शहजादा बन के, उसकी मलका उसको पाल रही थी, और जो बेगुनाह थे वो 70,000 बच्चे वो निकलवा के मार दिए। क्योंकि फिर ऊपर वाला जब अपनी पे आ जाए तो आप कर लें, आपने जो करना, पहले भी लोगों ने बहुत तजर्बे किए, आप क्रॉस लगा दें। आज जो है वो तकरीब है हथियार डालने की, ये आप बड़ा एंजॉय करेंगे। ब्रिगेडियर सिद्दीक सॉले की किताब है, तो मैं इससे इंतखाब आपके सामने पेश करता हूँ। मशरक़ी पाकिस्तान की इंतज़ामिया जनरल न्यादी के हथियार डालने से चंद रोज़ पहले ही दम तोड़ चुकी थी। वो पहलो तैयार बैठे हैं। गवर्नर हाउस पर भारतीय तैयारों की बमबारी से लोहे और सीमेंट के टुकड़े क्या बिखरे थे, हुकूमत मशरक़ी पाकिस्तान का शिराजा बिखर गया था। गवर्नर AM मालिक, उनकी काबीना के बाज़ अरकान और आला सिविल हुकाम ने, जिनका ताल्लुक मगरबी पाकिस्तान से था, होटल ढाका पर्ल कॉन्टिनेंटल में पनाह ले ली थी। ये होटल दौरान जंग गैर जानिबदाराना इलाका बन चुका था। इसके फाटक और छत पर रेड क्रॉस के बड़े बड़े निशान दूर से नजर आते थे, लेकिन मौजूदा हालात में इस इलाके की गैर जानिबदारी और इसमें मगरबी पाकिस्तान के पनाह गुज़ीनों की सलामती की जमानत देने वाला कोई नहीं था। हुकूमत डर के पर्ल कॉन्टिनेंटल में सारी छुप गई, सिविल हुकूमत। चुनाचे जनरल न्यादी के हथियार डालने के बाद इन पनाह गुज़ीनों को ढाका छावनी में कैंट में मुंतकिल कर दिया गया। अब मशरक़ी पाकिस्तान का कोई हाकिम न था। इंतज़ामिया के सिविल और फौजी सरबराह सुबकदोश हो चुके थे। एक ने सरेआम हथियार डाल दिए थे और दूसरे ने गवर्नरी से दस्तबरदार होकर गैर जानिबदार इलाके में पनाह ढूंढ ली थी। गवर्नर उससे भी 5 मिनट आगे निकला, वही नस गया। बांग्लादेशी हुकूमत अभी कलकत्ता में बैठी ढाका में अपनी रस्मी आमद की तैयारी कर रही थी, और भारतीय फौज अभी जंग की अफरा तफरी से संभल न पाई थी। फिक्र पे गौर करने, अगर ये हथियार उठा लेते, वहां पे 10,000 थे, 15,000 थे, भारतीय फौज संभल ही नहीं पा रही थी। चुनाचे मशरक़ी पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं था। बताएं, कोई पूछने वाला ही नहीं था। भारतीय रेडियो ने 14 दिसंबर से ही हथियार डालने की खबरें नशर करके तखरीब पसंदों को अपनी मनमानी कार्रवाइयां करने की दावत देनी शुरू कर दी थी। जाहिर है, एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, भारत ने यही करना था। आपको तैयार होना चाहिए था ना प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए। लिहाजा मुक्ति बाहिनी के हथियार बंद
हजूम, हर तरफ दंदनाते फिरते थे, जिस किसी को चाहते लूट लेते, जिस किसी को पाकिस्तानी समझते संगीनों से चीर डालते। कई पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी फौज से ताउन करने की सजा के तौर पर खड़े खड़े गोली से उड़ा दिया और बाज को जमीन पर चित लटाकर सीने में संगीनें घोंप दी। इन जालमाना हरकतों की तस्वीरें हमने भारतीय अखबारात और रसायल में भी देखी। फिर यही सारा कुछ पाकिस्तानी फौज के मत्थे लगा दिया उन्होंने। बाद इजला में पाकिस्तान से वफा करने वालों को गाड़ियों के पीछे बांधकर सड़कों और गलियों में घसीटा गया और जिनके खिलाफ शदीद इंतकाम अरूज पर था, उनकी टांगें जीपों से बांधकर उन्हें जिंदा चीर दिया गया। इन लोगों की कार्रवाइयों का ये हाल है, उन लोगों की कार्रवाइयों का जो इंसानी खून के प्यासे थे। उनके अलावा जिन पर जिनसी भूत सवार था, उन्होंने अपने जज्बात की तस्कीन के लिए मासूम औरतों की इस्मतें ताराज की। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई न था, ये पहले ही बेफिक्र होकर बैठ गए। ये सारा कुछ हुआ मुक्ति बानी ने किया, इंडियंस ने किया, लेकिन इनके मत्थे लगा दिया। ये जो बिल्कुल साहब हथियार बर जमीन शो, बस ये बिल्कुल जिस तरह इनको फालिज हो गया, ये अलहदा हो गए, वो अपनी मर्जी कर रहे थे। मुतासरीन में सबसे मजलूम तबका उन मुहिब वतन पाकिस्तानियों का था जिन्हें बिहारी कहा जाता है। वो पाकिस्तान बनने से पहले सूबा बिहार में रहते थे। 1946-1947 में मशरकी बंगाल मुंतकिल हुए थे। उन्होंने अपने नए वतन की तामीर और तरक्की में अपना तन मन और धन लगा दिया। वहाँ 24 बरसों में उनकी पूरी नस्ल पलकर जवान हुई, लेकिन फिर भी उन्हें महाजुरी कहा जाता रहा। देखें आप, कोई पूछने वाला नहीं था। वो बिहार छोड़ा है, इधर चाहे नूरजहान चल रही थी, यानी नाश्ते में नूरजहान चल रही थी, लंच में कौमी तराना चल रही थी, और जो है ना वो डिनर में जनरल रानी चल रही थी। फिर कहते हैं, फिर ये माइंड करते हैं, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं था। बंगाल ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। बंगालियों ने उनको आने चाहिए, दबो जाओ। आज वो धुतकारे हुए इंसानों की तरह ढाका की नवाई बस्तियों, मोहम्मदपुर और मीरपुर में उम्मीद की हालत में दम साधे बैठे थे। अब ये हालत है यार। बाद समूम का एक झोंका आता और कई खानदानों के चिराग बुझा कर चला जाता। जो आफत आती सबसे पहले उन पर आती। जिस हथियार बंद बंगाली का दिल चाहता, उनकी जान माल और इज्जत से खेल जाता। किसका फर्ज था ये? वो जाते तो कहां जाते? उनकी पासबानी करने वाली पाक फौज खुद लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, खुद जिल्लत के बंधन में असीर थी, कैद थी जिल्लत के बंधन में। किसी भी अल्लाह वाले की दीन व दानिश महफूज न थी। ढाका शहर में कत्लो गारत का बाजार गर्म था। जो लोग खुशकिस्मती से बचकर निकल सकते थे निकल आए और ढाका छावनी में आकर पनाह ली, क्योंकि उनके ख्याल में ये महफूज जगह थी। अगरचे ये उनकी गलतफहमी थी। ये मेजर साहब लिख रहे हैं कि वो हमारे पास आते पनाह लेने के लिए कैंट में, हालांकि ये उनकी गलतफहमी थी। पहलो पुरबाश से, मगर वो यहां ना आते तो कहां जाते? टूटे हुए बाजू गले ही को तो आते हैं। चुनाचे उन्हें छावनी के मशरकी हिस्से में, जहां पाक फौज कैद थी, जमा होने को कहा गया। जिसको जहां जगह मिली बैठ गया। सामने ग्राउंड में, पीछे मैदान में, बरामदों में, दालानों में, बाड़ों में, पिछवाड़ों में। शाम होते होते वो काफी तादाद में जमा हो गए थे। जरा तसव्वुर करें कि कहां कहां से वो चले होंगे, जवान बेटियां और बच्चियां लेकर, किसके आसरे पर। वो कड़ियल वहां पे हैं, अभी मौजूद हैं। जरा तसव्वुर करें। उनका वाहिद असासा वो चीथड़े थे जो उनके तन पर थे। साज उस्मान का भला किसे ख्याल आता? वहां तो जान के लाले पड़े हुए थे। इस अफरा तफरी में कहीं भी भारतीय फौज नजर ना आई। बताएं आप, कहीं भी भारतीय फौज माकूल तादाद में नजर ना आई। ये पहले गए, फौज नजर ही नहीं आ रही थी भारतीय। जिधर निगाह उठती अपने ही नजर आते। सब बालों पर ब्रीदा,
बाल और पर कटे हुए, लेकिन साद कहीं दिखाई न दिया। शिकारी नजर नहीं आ रहा। भारतीय फौज के नाकाफी होने की तस्दीक इस सरकारी हुक्म से भी हुई, यानी देखें आप, जिसके तहत तय पाया कि अगले हुक्म तक अफसर और सिपाही अपने अपने जाती हथियार, राइफल, रिवाल्वर या स्टेन गन अपने पास रखें। बताएं आप, ये भी इजाजत मिल गई। भारतीय फौज भी नहीं है, पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि जो अफसर है ना वो रिवाल्वर भी पास रखें, गन भी पास रखें, स्टेन गन भी पास रखें, क्योंकि मुक्ति बाहिनी के अफराद इक्का दुक्का पाकिस्तानी सिपाहियों को नफरत और गोली का निशाना बना रहे थे। 19 दिसंबर तक हमारे और मुक्ति बाहिनी के दरमियान जो हद फासिल थी वो यही हथियार थे, ताकि भारतीय फौज माकूल तादाद में ढाका पहुंच गई। इंतजार कर रहे हैं, पहुंच गई। भारतीय फौज की कमी से अक्सर दिलों में फरार की किरण फूटी, लेकिन जुनून की शक्ल इख्तियार करने से पहले ही वो उससे जो है वो बुझ गई। छावनी से भागकर कहां जाएं? न बांग्लादेश की फिजा साजगार है, न भारत की। बर्मा दूर और इसका रास्ता बहुत पुरखतर और दुश्वार गुजार। उधर नेपाल के रास्ते में भी भारत पड़ता है और भारत से पहले बांग्लादेश। लेकिन ये सब हीला साजी थी, हीला साजी, बहानेबाजी। मेजर साहब लिख रहे हैं इमरान का ट्वीट गलत है, वो वीडियो ये मेजर साहब खुद लिख रहे हैं, वहां पे मौजूद है। ये सब हीला साजी थी, बहाने थे। निकलते ना उबैदुल्ला की तरह, अबू उबैदा की तरह, अहमद बिन यासीन की तरह और इस्माइल हानिया की तरह। इस्माइल हानिया के ईद उल फितर वाले दिन 3 बेटे 2 पोते ईद उल फितर वाले दिन शहीद हुए। और इस्माइल हानिया को जब डरते डरते बताया गया तो इस्माइल हानिया ने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शहादत कबूल फरमाए। ईद उल फितर वाले दिन 3 बेटे और 2 पोते। यहां पे जब लोग शीर माल और वो शीर खोरमा क्या होता है और वो आटे वाली सवैयां दोज़ख में ठोंस रहे थे ना, दोज़ख में, जिनके बारे में कहा गया था कि पूरी उम्मत एक जिस्म है, सर में दर्द हो तो पूरे जिस्म में, पैर में दर्द हो तो पूरे जिस्म में, हाथ में दर्द हो तो पूरे जिस्म में, इसी उम्मत के बारे में कहा गया था। इस्माइल हानिया के जो है वो 3 बेटे और 2 पोते, यहां पे ईद के खुसूसी प्रोग्राम चल रहे थे, रंग बिरंगी तवाइफें और अदाकाराएं आ रही थी, उनका खाना पूछा जा रहा था, उनका पहनना पूछा जा रहा था, कितने इश्क लड़ाए हैं, कितनी डेटें मारी हैं, ये इधर पूछा जा। ईद उल फितर वाले दिन ये हीला साजी थी, मैं नहीं कह रहा, खुद कह रहे हैं हीला साजी थी, बहानेबाजी थी। दरअसल ताकत उड़ गई उड़ने से पहले मेरे शहपर की, उड़ने से पहले। ओ खुदा के बंदे, यहां से लोग पहुंच जाते। 1948 में फौज कैद आदम का कहना नहीं मान रही थी। आजाद कश्मीर में कौन गए थे पता है? जिनको ये दहशतगर्द कहते हैं, महसूद और वजीर कबाइल गए थे और इन्होंने जाकर 4 जिले छीन लिए थे इंडिया से। ये महसूदों और वजीरों ने ये मुजामत जारी रखते, कसम खुदा की, यहां से पाकिस्तानी तैर के कश्तियों में, जहाजों में छुप के जिस तरह यूनान पहुंचते हैं इनकी मदद को पहुंच जाते, और खासकर पठान, इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में, पठान पहुंचते। पंजाबी तो खैर तो आपको पता है, पंजाबी तो नान खाओ ना, जड़ा ना वेरी सॉरी टू से, जरा ने रोटी शोटी खा के लस्सी शसी छिको ना, ये भी जाते। लेकिन पठान बहरहाल जो है वो सबसे पहले ये पहुंच जाते फौज की मदद को, जिस तरह भी पहुंचते। तो ये जो है, दोबारा लाइन सुने, ताकत उड़ गई उड़ने से पहले मेरे शहपर की, इन्होंने बेफिक्री। उसके बाद गालबन एक वजह यह भी थी कि जंग बंदी के मुआहदे की तशहीर कुछ इस तरह हुई थी कि बांग्लादेश से सीधे वतन ही जाने की उम्मीद बनती थी, यानी इंतजामात को आखिरी शक्ल देने में चंद दिन लग जाएंगे तो और बात है, वरना मुआहदा यही हुआ है। इसलिए जान जोखों में डालने से क्या फायदा, जान जोखों में डालने से फौजी केड़ी गालने हो। बाज ने यह भी सोचा कि हथियार डालने का हुक्म गैर कानूनी है और फौज में सिर्फ कानूनी हुक्म मानने की रवायत है। बाज फौजियों ने कहा कि अगर पिंडी से हुक्म आ रहा है तो गैर कानूनी है, गैर कानूनी हुक्म क्यों माने,
चुनाचे चंद नौजवान हुक्म अदूली करते हुए कैदो बंद से हमेशा के लिए आजाद हो गए। उन्होंने मुजामत की, वो लड़े, मारे गए, ठीक है। ये जो कैदी हुए थे या जिन्होंने हथियार डाले थे वो बच गए, जनरल न्यारी बच गया, ये ब्रिगेडियर साहब बच गए, उनमें से कितने जिंदा होंगे बताएं। तो जिन्होंने मुजामत की वो जावेदां, सिले शहीद क्या है तब उताब जावेदाना, वो तब उताब जावेदाना पा गए, बजाय कैद दोनों के और बजाय जिंदगी की चंद और दिन भीख मांगने के उन्होंने मुजामत की और हमेशा के लिए आजाद हो गए। जिन्हें जान खुदा के सुपुर्द करनी थी कर दी, बाकी साहब ने भारत के रहमो करम पर छोड़ दिया अपने आप को और कैदी हुए। कैद का पहला खाना, असीरी का पहला खाना 16 दिसंबर को रूबे आफ्ताब से जरा पहले मिला। यही लेट लंच था और यही अर्ली डिनर, क्योंकि ये उस रोज का वायद खाना था। चने की पतली दाल और जहादी साइज की 2 कच्ची पक्की चपातियां। लज्जत कामो दहन का ये नया तजर्बा था, मुंह के जायके का नया तजर्बा था। बज़ाहिर तो राशन भी पाकिस्तानी था, पकाने वाले भी पाकिस्तानी थे और खाने वाले भी, लेकिन गुलशन में बंदोबस्त बरंगे दगर था आज, यानी रंग बिगड़ा हुआ था। शाम ढले, छावनी में पहली बार बरकी कुमकुमे बल्ब जले। सोचा कि इस रोशनी से तो वो तारीकी अच्छी थी जिसके पर्दे में आज़ादी का भरम पोशीदा था। इस रोशनी ने वो पर्दा भी चाक कर दिया। रोशनी की सुइयां चुभने लगी तो आंखें मूंद ली। सोच की सुइयों ने कुरेदा तो बिस्तर पर तिल मिलाने लगा। इतने में बाहर इक्का दुक्का गोलियां चलने की आवाज आई। पता चला कि मुक्ति बाहिनी वाले परेशान कर रहे हैं। चूंकि हमारे पास अभी हथियार थे इसलिए उन्हें आगे आने की जुर्रत न हुई। ताहम साथ वाले दफ्तर से एक पाकिस्तानी अफसर ने टेलीफोन पर भारतीय हुकाम को खतरे से आगाह किया और बवक्त ज़रूरत जवाबी फायर करने की इजाज़त मांगी। जवाबी फायर करने की इजाज़त, आगे सुने। लेकिन जवाब नफी में मिला। सर हम फायर कर लें, जवाब नफी में मिल रहे। थोड़ी देर बाद गोलियों की आवाज खुद ब खुद थम गई। मैं क्वार्टर से बाहर निकला। तारों भरी रात थी, लेकिन तारों की रोशनी आसमान तक महदूद थी। जमीन पर अभी तक तारीकी का गलबा था। मेरे कदम बे इख्तियार उस मुल्हिका ग्राउंड की तरफ उठ गए जहां लुटे पटे काफिले पनागुज़ीन थे। आसमान के सिवा उनके सर पर किसी शय का साया न था। वो जिल्लत आशियां बंदी के भी अहल न थे। वो कोहर की चादर ओढ़े शबनम आलूद घास पर बैठे ठिठर रहे थे। फिर कहते हैं, फिर ये माइंड करते हैं। चांद एक ने घास फूस इकट्ठी करके अलाव सा जला रखा था। जहां से आग कम और धुआं ज्यादा उठता था और जहां आग न जले वहां धुआं ही गनीमत है। कम से कम हरारत का एहसास तो रहता है। मशरकी पाकिस्तान के पस मंजर में मुझे सब ऐसे ही माहीगीर मिले जिनकी कश्तियां, जिनके जाल, जिनके एलो एयाल एक तूफानी लहर बहा ले गई हो और उन्हें मजीद कश्मकश हयात से नुबुर्द आजमा होने के लिए साहिल की गीली रेत पर फेंक गई हो। कुछ भी न बचा। मैं वापस आकर फिर बान की चारपाई पर लेट गया। वाण की यकायक तड़ तड़ की आवाज आई और मुतवातिर चंद मिनट तक आती रही। जवाबन 2-1 गोलियां चली तो दूसरी जानिब से फायर बंद हो गया। सोने की कोशिश की लेकिन बेफायदा। दिमाग था कि एक तेज मशीन की तरह टक टक कर रहा था और मादी के मुख्तलिफ मनादिर आंखों के सामने घूमते जाते थे। 1800 गौर करना है, 1857 की जंग आज़ादी, ढाका में मुस्लिम लीग की तश्कील, करारदाद पाकिस्तान, रेफरेंडम, आज़ादी और आज़ादी के 24 साल, ये सारा कुछ। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद भी ढाका में पड़ी थी। बताएं आप, ढाका में जिसने आज़ादी दिलवाई। तारीख के इन चौखटों में मैं अपने बड़ों की तस्वीरें, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर इकबाल, कैद आदम की तस्वीरों को घूरने लगा। इनसे आंखें मिलाने की मुझ में हिम्मत न थी।
एहसास शिकस्त से मैं रो दिया और रोया भी ऐसा कि खून होकर जिगर आंख से टपका। सुबह होने को आई तो आंख लग गई, जरा सुकून आया, लेकिन क्या देखता हूं कि मैं एक गहरे समंदर में उसकी बिलाखेज मौजों से नबुर्द आजमा हूं। हाथ पांव शल हो गए हैं, लहरें बिफरती जा रही हैं, दूर दूर तक किनारा नजर नहीं आता, गले तक डूब चुका हूं, पानी ठोड़ी को छू रहा है और अभी नाक और मुंह में चला जाएगा और मैं डूब जाऊंगा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। कितना खौफनाक ख्वाब था, लेकिन इर्द गिर्द का एहसास हुआ तो हकीकत को और खौफनाक पाया। ख्वाब और हकीकत के दरमियान कोई भी पनाह की जगह नहीं थी जहां मैं पनाह हासिल कर सकता। सुबह हुई, चाय या नाश्ते का नामो निशान ना था। सुना था कि लंगर पर चाय बनी थी, जो बढ़कर उठा ले हाथ में मैं ना उसी का है। मेरी तरह जो अपने कमरे में पड़े थे और ख्यालों में मुब्तला थे, वो उनको खून जिगर पी कर गुजारा करना पड़ा। अभी मैं चाय नोशों के बारे में हिसाब लगा रहा था कि एक चपड़ासी ने हमारे सीनियर अफसर की तरफ से एक मीटिंग में फौरी शिरकत की दावत दी। सोचा क्या अब भी किसी मीटिंग की ज़रूरत बाकी है। बहरहाल अब तो हम रमना रेस कोर्स की तकरीब के बाद भारतीय अफसरों के हुक्म के ताबे हो गए थे। भला अपनों का हुक्म क्यों ना मानते। तामील इरशाद में फौरन कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। वहां एक खालिस पाकिस्तानी इज्तिमा नजर आया। मुख्तलिफ शोबों और यूनिटों से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा अफसर मौजूद थे। ये प्लीज सुनना है। कॉन्फ्रेंस क्या थी? नए हाकिमों के अहकाम सुनाने की तकरीब थी। नए हुक्म सुनाने की, नए हाकिम, नए अहकाम। ना अहकाम सुनाने वाला खुश था और ना सुनने वाले, लेकिन ये इन मुश्किल मकामात में से एक मकाम था जिनसे गुजरे बगैर हमारे पास कोई चारा न था। कॉन्फ्रेंस के शुरका के चेहरों पर अब 16 दिसंबर के गम की गहरी छाप न थी, ताहम खुश दिली भी नहीं थी। शिकस्त के बाद जज्बात अभी नॉर्मल न हुए थे, लेकिन ज़रबे कारी से जो बेख्तियार चीखें निकलती हैं वो अब बंद हो चुकी थी। जख्म मुंदमिल होने में अभी वक्त दरकार था। इज्तिमा में हस्ब दस्तूर फौजी नज़्म ज़ब्त मौजूद था। सब हाज़रीन वर्दी में थे। उन्होंने सरों से टोपियां उतार कर गोद में रख ली और सरापे तवज्जो बनकर भारतीय काम सुनने लगे। भारतीय काम। सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां चाबियों समेत फलां ग्राउंड में खड़ी कर दो। जब तक भारतीय ड्राइवर नहीं पहुंचते पाकिस्तानी मौजूद रहने चाहिए। भारतीय ऑफिसर्स मेस में बावर्चियों और खानसामों की जरूरत है, मुहैया कर दो। एक पाकिस्तानी भारतीयों के अहकामात सुना रहा है पाकिस्तानी अफसरों को। फलां जगह राशन और फलां जगह फर्नीचर पहुंचा दो। अपने पास रोजमर्रा की कम से कम एशिया, मसलन शेव का सामान वगैरह रख सकते हो, बाकी सब हवाले कर दो। फलां सड़क के पार कोई ना जाए, फलां ग्राउंड को कोई अबूर न करे। ये मीटिंग करे पैन वर्दियां बिचे फिर माइंड भी करते हैं। अहकाम सुनाते सुनाते हमारे सीनियर अफसर की आवाज़ भरा गई। उन्होंने रुमाल से आंसू पोंछे। मजीद कुछ कहना चाहा मगर कह न सके। आंसू फिर उमड़ आए। ज़रा संभले तो उन्होंने मजीद हदायत दी और फौजी दस्तूर के मुताबिक हाजरीन को सवाल पूछने या किसी नुक्ते की वजाहत मालूम करने की इजाज़त दी। किसी ने कुछ न कहा, किसी ने कुछ न पूछा। शायद अब किसी वजाहत की गुंजाइश ही न रही थी। शायद किसी को बोलने का याराना था। चुनाचे जिसके जाम में जितनी हसरत मैं थी और जिसके दामन में जितनी खाके जिगर थी, भारत की नज़र करने उठ खड़ा हुआ और यूं असीरी की ये पहली और आखिरी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में आप इंतज़ार करें। यहीं से आपको चंद सफ़े और जो है वो पढ़ के सुनाऊंगा कि जी अब भारतीय आ गए हैं
اور وہ احکامات دے رہے ہیں اور پاکستانی افسر آگے اپنی فوج کو احکامات دے رہے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، فرنیچر وہاں پہنچاؤ، وہاں باورچی پہنچاؤ، وہاں راشن پہنچاؤ، اینڈ دیٹس اٹ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمود غزنوی غزنی سے 900 میل دور سے 17 دفعہ آیا تھا اور ان سب کو ٹھوکا تھا، سب کو۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔